नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम। इससे पहले हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा था, पार्ट 3 भागों में पढ़ा था। तो एक में हमने पहले वाले में तात्कालिक कारण बताए थे और उसके बाद हमने जहां जहां विद्रोह हुआ, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, इन सभी, बिहार, इन सभी के बारे में पढ़ा था। उसका नेतृत्व किन स्थानों पर किसने किया और किस अंग्रेज अधिकारी ने उनको दबाया। ठीक है, उसके बाद हमने पुस्तकें, अब कुछ महत्वपूर्ण जो कथन थे वो हमने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़े। तो जो पहले भाग में हमने तात्कालिक कारण पढ़ा था, तो वास्तव में 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे। तो तात्कालिक कारण तो हमने पढ़ा ही था। एक कारण ये भी था, सामाजिक सुधार अधिनियम। क्या? सामाजिक सुधार अधिनियम। क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, अधिनियम बनाए समाज में सुधार लाने के लिए। हालांकि जो ये सारे प्रयास किए, ये इन प्रयासों को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीयों की ही थी। चाहे उसमें जो भारतीय समाज सुधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे रमाबाई हो, चाहे कर्वे हो, तो इस तरह के जो भी, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, तो बहुत सारे समाज सुधारकों ने इन अंग्रेज अधिकारियों को, विशेष रूप से जो गवर्नर जनरल थे, सबसे उच्च पद पर थे, इनको कन्विंस किया और अधिनियम लाने के लिए प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं वो इन कुरीतियों को समाप्त करने में अंग्रेज गवर्नर जनरल के माध्यम से कहीं ना कहीं सफल हुए। तो जो ये सामाजिक कुरीतियां थी, दरअसल इन चीजों में क्या होते हैं, जब अंग्रेजों ने ये अधिनियम लाए, इन कुरीतियों को समाप्त किया, तो जो भारत के रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, वो क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जो उनकी जो कुरीतियां चली आ रही थी, जो उनकी परंपराएं चली आ रही थी, वो अंग्रेजों ने अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दी। तो स्वाभाविक है, चाहे वो किसी भी धर्म का था, चाहे किसी भी जाति का था, तो उससे क्या हुआ, जो भी रूढ़िवादी लोग थे वो सारे के सारे किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के। तो इस सामाजिक सुधार अधिनियमों ने भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सती प्रथा। क्या पढ़ते हैं? सती प्रथा। सती प्रथा हमने पढ़ा हुआ है कि सती प्रथा जो है 1829 में समाप्त हुई। सती प्रथा 1829 के अधिनियम में के माध्यम से समाप्त हुई और इसको सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो ज्यादा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, वास्तव में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे वो क्या हो गए थे? एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी भाभी को जबरन सती करने का क्या किया? प्रयास किया गया। जबरन सती करने का प्रयास किया गया और इस तरह से वो क्या हुए, जो उनका परिवार था और राजा राम मोहन राय ने सब रोकने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो उनका परिवार था राजा राम मोहन राय का, वो उनके खिलाफ हो गया था। तो उन्होंने उस समय से ठान लिया था कि मैं सती प्रथा को बंद करवाकर रहूंगा। और सती प्रथा भी, सती मतलब हालांकि ये उच्च वर्ग तो नहीं कहेंगे, उच्च वर्ग तो हम सभी लोग उच्च वर्ग के हैं, यानी कि धनाढ्य लोगों में, जमींदार लोगों में या धनाढ्य लोगों में अगर कहें तो ज्यादा प्रचलित था। और उस समय ऐसे करते थे कि जैसे अगर किसी का पति एक्सपायर हो गया, आप सभी को पता है, तो चीता पर क्या थे, उसको जबरदस्ती क्या थे, बैठाते थे। उस महिला को, उस विधवा को जबरदस्ती बैठाते थे और चारों तरफ मोटे मोटे डंडे लेकर लोग खड़े हो जाते थे, क्योंकि जब जलेगी महिला तो चिल्लाएगी, भागेगी। तो जब जलती थी, वो चिल्लाकर भागती थी, तो बड़े बड़े डंडों से उसको मारा जाता था और मार मार कर, पीट पीट कर जबरदस्ती उसी चिता में धकेला जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वहशियत, कितना बड़ा ये जानवरपना जो था, ये करते थे। ठीक है ना, विधवा को जलाते थे। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और कहीं ना कहीं जो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बैटिंग भी याद कर लेंगे तो चलेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कन्विंस किया और वो अधिनियम लाया इसके खिलाफ। ठीक। हालांकि जो इसका जो प्राचीन काल में एक इसका एरन अभिलेख में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, जो भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख में साक्ष्य मिले हैं। भानुगुप्त के एक मंत्री थे, जब उनकी मृत्यु हो गई एक युद्ध में, वो वीरगति को प्राप्त हो गए,
तो उनकी जो वाइफ थी वो सती हुई थी। उसके बाद कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो अब सीधा तब मिलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल मतलब जब अरबों, तुर्कों और मुगलों के आक्रमण शुरू हुए। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, जो सती नाम आया है, सती सती नाम आया, ऐसी किंवदंती है कि जो राजा दक्ष की जो पुत्री थी दक्षयाणी, दक्षयाणी यानी कि जिसको बोलते थे सती, यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष का एक समारोह था तो उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया, ऐसी किंवदंती है, किंवदंती है केवल। तो शिव को जब नहीं बुलाया तो उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ, रानी सती को, शिव की पत्नी को। तो उन्होंने क्या क्या किया, जो वो यज्ञ था, जहां वो हवन हो रहा था, जहां समारोह चल रहा था, उसी यज्ञ में अपने आप को सती कर लिया, यानी कि उसमें वहन हो गई, जल गई। ठीक है, तो जो नाम लिया गया है वो सती यहां से लिया गया, शिव की जो पत्नी थी सती। ओके। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जब ये मुगलों, जब तुर्कों के, अरबों के आक्रमण हुए तो क्या करते थे वो, जब जो भारतीय राजा थे उनको पराजित करते थे तो उनकी महिला को जबरन अपने साथ ले जाते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, बलात्कार करते थे, और कई बार अपने साथ भी अरब भी ले जाते थे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ये महिलाएं क्या करती थी, जो क्या करती थी, सती हो जाती थी। क्या करती थी, सती हो जाती थी। ओके, यानी कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी का आपको पता होगा, रानी पद्मिनी, जो पद्मावती भी जिसको बोलते हैं, पद्मावती की मूवी भी बनी थी एक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके सुंदरता के बारे में सुना, रानी पद्मिनी के, और वो थी चित्तौड़गढ़ की महारानी, शायद राणा रतन सिंह की पत्नी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। तो उनकी सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया और फाइनली वहां को पूरी तबाही मचा दी, तहस नहस कर दिया, तबाही मचा दी। तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए उनको लगा कि इतने दुर्व्यवहार से, इतने अपमान से अच्छा है कि हम मर जाएं। तो रानी जो पद्मिनी थी अपनी बहुत सारी सखियों के साथ क्या हो गई थी, उन्होंने वो सती हो गई थी सारी की सारी। ठीक है, तो ये कारण है। हाँ, आपने एक मूवी देखी होगी प्रेम रोग, हाल ही में भी ऋषि कपूर की मृत्यु हुई है कैंसर से। तो आजकल ये इसके गाने भी चल रहे हैं, और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। नहीं 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 नहीं, ये दूसरी मूवी का है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये वाला गाना, सॉरी, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो ऋषि कुमार की, ऋषि कपूर की है, और पद्मिनी कोल्हापुरी है इसमें जो हीरोइन है। तो उस पिक्चर को अगर देखेंगे तो उस पूरे के पूरे सामाजिक सुधार पर, या जो हमारी कुरीति है उसके ऊपर आधारित है, पूरी की पूरी हमारी कुरीति पर। यानी कि वो एक जमींदार की बेटी है, वो विधवा हो जाती है और उसको एक कमरे में रखा जाता है, गंजा कर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी जो शुभ कार्य उसमें भाग नहीं लेने दिया जाता है। और जो ऋषि कपूर है वो इसमें एक समाज सुधार का काम करता है। क्या करता है, समाज सुधार का। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको उस समय जो ये स्थिति है सती होने की, आपको क्लियर हो जाती। और उस समय क्या करते थे, कई बार कम एज में, बहुत ही कम एज में लड़कियों की शादी करते थे, इन सब चीजों से बचने के लिए, आक्रमण से कि भाई अपमान होगा, ठीक है ना। और तो वो कई बार क्या करते थे, ज्यादा एज, कई गुना ज्यादा एज वाले के साथ शादी करते थे। तो स्वाभाविक है, उस तो विधवा तो उसको होना ही है, पति पहले जल्दी मर जाएगा। ठीक है, और उस समय युद्ध भी बहुत होते थे, तो उस समय विधवाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उसी के लिए क्या हुआ, ये अधिनियम आया, और फाइनली 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध का संबंध भी कहीं ना कहीं इसी से समझ लीजिए आप, महिला से ही है, कन्यावध। ये वास्तव में शिशुवध क्या था, कन्यावध। तो लोग एक तरह से बाहर समझते थे, दहेज भी देना पड़ता था, और अगर कोई आक्रमण हो जाए तो उसको पता है कि ये क्या लड़कियों को लूट कर ले जाएंगे। तो इस वजह से क्या करते थे, कई बार वो या तो उसको मार देते थे या बचपन में ही शादी कर देते थे। तो जो शिशुवध प्रतिबंध है, ये वास्तव में क्या था, कन्या को मारना था। ठीक है, कन्या हुई तुरंत मार दिया। आजकल तो बहुत सारी विजिलेंस से पता लग जाता है, लेकिन आज भी दुर्भाग्यवश बहुत सारी कहीं कहीं जगह छिटपुट घटनाएं होती है नाम मात्र की।
तो शिशुवध प्रतिबंध जो है 1785 से लगाना शुरू हुआ, इंप्लीमेंट करना शुरू हुआ, और 1804 में इस पर काफी हद तक रोक लग गई। कब? 1785, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उससे 100 साल पहले मान लीजिए, 85 और 1804, और शुरू हुआ था जॉन शोर के समय। जॉन शोर के समय, किसके समय? जॉन शोर, यानी कि जो शुरुआती जो गवर्नर जनरल थे उसी के समय शुरू हो गया, और ये बंद हुआ, ये पूरी काफी हद तक इस पर रोक लगी वेलेजली के समय। माफ कीजिए, किसके समय? वेलेजली। तो जॉन शोर के समय शुरू हुआ 1785 में, और 1804 तक ये इस पर पूरा तरह से सक्रिय रूप से काम किया गया, और वेलेजली के रूप में, वेलेजली के समय काफी हद तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और हाँ, बंगाल और राजपूताना में ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था। कन्या जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण नहीं, कन्या जो शिशु हत्या, उसकी ये सबसे ज्यादा बंगाल और राजपूताना में। बंगाल में अलग से अधिनियम बनाकर और राजपूताना में भी अलग से अधिनियम बनाकर इस जो ये जो कुरीति थी, जो एक परंपरा थी, इसको समाप्त करने का अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने भी इसके लिए प्रयास किया, और उसने पूरे भारत में शिशु वध प्रतिबंध को क्या कर दिया? दंड घोषित कर दिया, ठीक है, अपराध घोषित कर दिया, ठीक है, निषेध घोषित कर दिया। ओके, तो शिशु वध प्रतिबंध 1785, 1804, जॉन शोर, और जॉन शोर के बाद वेलेस्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा। तो दास प्रथा की जो व्याख्या है, दास प्रथा के बारे में जो चर्चा अर्थशास्त्र में भी है, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए। कितने? 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई। हालांकि उस समय बताया गया है, चल समिति भी बनी, चल समिति ये बताती है कि जो भारत में जो दासों की स्थिति थी वो अपेक्षाकृत बहुत ही अच्छी थी। कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि राजाओं ने अपने दासों को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, सम्राट बना दिया, राजा बना दिया। तो भारत में जो दासों की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत ही अच्छी थी। कई बार तो अपने बच्चों के समान रखते थे, या से समझिए अगर कोई गरीब है, किसी अमीर ने उसको दास बना लिया तो क्या कर रहा है? उसकी सेवा कर रहा है। जमींदार ने बना लिया तो उसके जो जमीन है वो कृषि कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भरण पोषण हो रहा है। लेकिन जो यूरोप की दास प्रथा थी, यूरोप में क्या थी? बहुत ही निर्दयता थी। यूरोप में क्या थी? बहुत ही कट्टरता थी, उनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। हालांकि फिरोज तुगलक ने दास प्रथा के प्रतिबंध के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए एक विभाग बनाया, दीवाने बंदगान। क्या बनाया? यस, दीवाने बंदगान। क्या बनाया? दीवाने बंदगान। और अकबर ने भी दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया 1562 में। कब? 1562 में। लेकिन फाइनली जो दास प्रथा जो समाप्त हुई वो हुई 43 में। कब? 43। किसके समय? एलन ब्रो। कौन? एलन ब्रो। गवर्नर जनरल कौन था? एलन ब्रो। दास प्रथा कब समाप्त हुई? रिप्लाई कीजिए। 43। किस गवर्नर जनरल के काल में? यस, एलन ब्रो। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये हुआ 56 में। ये हुआ 56। जैसे मैंने बताया विधवा बहुत सारी हो चुकी थी, तो उनकी स्थिति सुधार करने के लिए ये नियम बनाया ताकि वो एक स्टेप और, समझ लीजिए, एक स्टेप शिशुवध से एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, तो ताकि जो विधवाएं हैं वो भी अपना जीवन यापन कर सके। तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कर्वे जैसे महान लोग थे, उन लोगों के प्रयास से और भी अनेक समाज सुधारक थे जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए। यहां तक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने अपने लौते बेटे की जो शादी एक विधवा से की थी। हालांकि इनको समाज ने बहिष्कार भी किया, अपमानित भी किया, तिरस्कार भी किया, लेकिन ये विधवाओं की स्थिति सुधारने में काफी हद तक सफल हुए। तो हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम आया 56 में, और 56 में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय कौन था? कैनिंग। तो 56 में कौन था? कैनिंग। ओके, 56 में कौन? कैनिंग। यस, कैनिंग, जो ये रानी विक्टोरिया का जो भतीजा था 1857 के विद्रोह के समय। और 56 में क्या? हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम। तो 56 में आया, कैनिंग के समय आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही। आगे बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट,
नेटिव मैरिज एक्ट यानी कि अंतर जाति विवाह। तो इसी को और एक स्टेप और आगे बढ़े, तो उन्होंने भी क्या काम कर दिया अंग्रेजों ने कि दूसरी जाति में भी, दूसरे धर्म में भी शादी हो सकती है। विधवा जो है दूसरी, अगर अपनी जाति का नहीं कर रहा तो दूसरी जाति में, दूसरे धर्म में भी शादी कर सकती है। तो नेटिव मैरिज एक्ट आया 72 में, नेटिव मैरिज एक्ट आया 72 में, 72 में। ये नॉर्थ ब्रुक के समय, नेटिव नॉर्थ ब्रुक, नेटिव नॉर्थ ब्रुक, नेटिव नॉर्थ ब्रुक, क्या नेटिव नॉर्थ ब्रुक के समय आया 72। 72 में कूका विद्रोह भी हुआ था, पंजाब में कूका विद्रोह, कूका आंदोलन जिसको बोलते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, स्थिति महिला की और स्थिति सुधारने के लिए उनकी जो आयु है 12 वर्ष निश्चित की गई। सहमति की आयु, शादी के लिए सहमति की आयु 12 वर्ष। अब आप ये समझ लीजिए, जब 12 वर्ष निश्चित की जा रही है, 12 वर्ष, तो शादी वो कब करते होंगे? 5 साल में तो आज बच्चों का एडमिशन कराया जाता है, 5 या 6 साल में, और वो कितनी एज में? 10 साल में, 7 साल, 8 साल में ही शादी कर दी, यानी कि जल्दी फटाफट टेंशन को खत्म करो, ऐसी भावना थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 91 में, और 91 में जो थे गवर्नर जनरल वो था लैंसडाउन, लैंसडाउन। 91 में कौन था? लैंसडाउन, यस, 91 में कौन थे? लैंसडाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था इसमें? 12 वर्ष, बस याद कर लीजिए 12 वर्ष। महिलाओं की जो आयु थी शादी की कितनी कर दी? 12 वर्ष, यस, ओके। और एक स्टेप और बढ़ो, शारदा एक्ट आया। क्या आया? शारदा एक्ट। अब उन्हें लगा नहीं यार 12 तो 12 भी कम ही है, तो और बढ़ाया जाए, तो इन्होंने शारदा एक्ट में किया 14 वर्ष, महिलाओं की कर दी 14, और जो पुरुष है उनकी कर दी 18, पुरुष की 18। और जो शारदा एक्ट आया वो आया 30 में, शारदा एक्ट 30 में, शारदा एक्ट 30 में आया। और आप, हमने पढ़ा था गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी इरविन समझौता 1931, जब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो 1930 में कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस समय कौन है गवर्नर जनरल? यस, इरविन। तो 30 में कौन हुआ? इरविन। कौन हुआ? इरविन। तो शारदा एक्ट 30 कब आया? इरविन के समय। और क्या था इसमें? क्या था इसमें? आयु कर दी गई महिलाओं की शादी की 14 वर्ष। ओके, आइए एक रिवीजन करते हैं, मैं पूछता हूं, आप रिप्लाई कीजिए। सती प्रथा का अंत कब हुआ? कब हुआ? रिप्लाई, यस, रिप्लाई 1829। किस समाज सुधारक के प्रयासों से? रिप्लाई, यस, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? यस, भारत का पहला गवर्नर जनरल, यस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, जब वो अंग्रेज बंगाल में आया तो उस समय था गवर्नर, ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद हो गया गवर्नर जनरल, उसके बाद हुआ ब्रिटिश क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, और जब लगभग ब्रिटिश क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, और लगभग जब पूरे भारत पर कब्जा कर लिया तो हो गया ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश भारत मतलब भारत पर ब्रिटेनों ने अधिकार कर लिया, अब हो गया ब्रिटिश भारत, ठीक है। तो 1947 से पहले क्या था? भारत हमारा ब्रिटिश भारत, उन्होंने अधिकार किया होता, तो ऐसे शब्द लिखे रहता है, हालांकि था हमारा ही भारत, डोंट वरी। हाँ जी, तो सती प्रथा का अभिलेख, पुराना कोई अभिलेख मिलता है? यस, कौन सा? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? रिप्लाई, यस, भानुगुप्त का। वेरी गुड, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करेंगे, इंटरेक्शन बनेगा, आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा और देर तक दिमाग में आपके टिकेगा भी। आगे बढ़ते हैं। शिशु वध प्रतिबंध, ये कब लगा? यस, कांग्रेस की स्थापना से 100 साल पहले, 1785। कब तक? 1804। तो कौन कौन गवर्नर जनरल थे शुरू में? जॉन शोर, उसके बाद कौन था? वेले जली। यस, कौन? वेले जली। विशेष रूप से 2 राज्यों में था, किस किस में? रिप्लाई कीजिए, यस 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 यस, बंगाल, राजपूताना। यस, राजपूताना में आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मध्यकाल में जो सबसे ज्यादा संघर्ष किया
तुर्कों, अरबों और मुगलों के साथ वो राजपूताना में हुआ, राजपूताना में हुआ। तो आप स्थिति समझ सकते हैं, ठीक है। हार्डिंग ने भी पूरे भारत में इसको निषेध कर दिया। दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? रिप्लाई कीजिए यस 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 यस। 43 में। गवर्नर जनरल कौन था? रिप्लाई यस यस, एलन बरो, वेरी गुड। और फिरोज तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बना था, एक विभाग बना था, उसका नाम बताइए। यस, रिप्लाई कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आ चुका है कई बार। दीवाने बंदगान, यस, दीवाने बंदगान, ओके। और अकबर ने प्रयास किया था 1562 में। हाँ, ये एलन बरो ने 1833 का चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। क्या था? 1833 का चार्टर एक्ट आया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर, दरअसल चार्टर एक्ट क्या होता था? 1857 से पहले, 1857 से पहले जो भारत पर शासन कर रहा था उसका ज्यादा अधिकार कंपनी का था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश संसद है वो धीरे धीरे कानून बनाकर उनको अपने कंट्रोल में कर रही थी। तो उस समय जो भी अधिनियम आए उनको बोलते थे चार्टर एक्ट। क्या बोलते थे? चार्टर एक्ट। लेकिन 1857 के बाद अब पूरा नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश संसद का। तो अब बोलने लगे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, इस तरह भारत शासन अधिनियम 1935, ओके। तो 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर दास प्रथा को प्रतिबंध किया किसने? यस, एलन बरो ने। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, यस, रिप्लाई कीजिए जो भी सुन रहे हैं। यस, 1856। कौन से सामाजिक सुधारक थे? समाज सुधारक, यस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गवर्नर जनरल कौन थे? यस, कौन थे बताइए? कैनिंग। कौन? जब 1856 में आएगा तो कौन होगा? कैनिंग, ठीक है। एक दूसरी घटना से लिंक कीजिए, लिंक करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, लिंक करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है, एक दूसरे से। हाँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह में एक ये विधवा आश्रम भी बना था 1896 में, और शायद कर्वे ने इनकी स्थापना की थी, कर्वे, ठीक है, कर्वे थे समाज सुधारक। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव नॉर्थब्रुक, नेटिव नॉर्थब्रुक, नेटिव नॉर्थब्रुक, अंदर जाते हुआ, ओके। और ये कब आया बताइए, रिप्लाई कीजिए, कब आया? यस, 1872, वेरी गुड, 1872 में आया। और 72 में एक विद्रोह हुआ था पंजाब में, लिंक कीजिए, कूका विद्रोह, ठीक है, कूका आंदोलन में जिसको बोलते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि शादी की सहमति की आयु, यस, कब आया? 91। 91 कौन है? लैंसडाउन। कौन है? वेरी गुड, लैंसडाउन। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में लैंसडाउन एक जगह भी है, बड़ी फेमस जगह है लैंसडाउन, गवर्नर जनरल के नाम पर ही, ओके। तो इसमें क्या हुआ बताइए, रिप्लाई कीजिए। यस, शादी की एज कितनी कर दी? 12 वर्ष। इसमें और इंप्रूवमेंट किया, क्या आया? शारदा एक्ट। क्या आया? शारदा एक्ट। क्या आया? यस यस, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। और 1930 में 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गवर्नर जनरल कौन हो गया? इरविन, ओके। तो शारदा एक्ट 30 में, गवर्नर जनरल कौन? 31 में, ठीक है। तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये दिमाग में छप जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, हालांकि बीच बीच में आपको याद दिलाता रहता हूं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर संभव हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपके पास स्थान है, जमीन है, तो पौधे लगाइए, तो पौधे लगाइए, बड़े पेड़ लगाइए, मोलश्री जैसे बड़े पेड़ लगाइए, या जो भी आपको उचित लगे ऐसे पेड़ लगाइए। और अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं तो बड़े हाइट यानी कि ऐसे पौधे लगाइए जो 5 फुट तक हो जाए, ठीक है, बड़े ड्रम में बड़े पौधे। क्योंकि मौलिक कर्तव्य में लिखा है, मौलिक कर्तव्य का जो जी है अगर आप पढ़ेंगे, वनों का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की सुरक्षा, ये सभी भी हमारा कर्तव्य है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे पैसे वाले लोग यहाँ हैं, बहुत सारे लोग, सिर्फ पैसे वाले नहीं, बहुत सारे लोग, पैसे वाले को तो हमें पता चल जाता है क्योंकि टीवी में आता है। बहुत सारे लोग क्या है, कैंसर से मर रहे हैं,
और कैंसर सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो हो रहा है प्रदूषण की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम सभी का कर्तव्य है कि प्रदूषण को नियंत्रित करें, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं एक अच्छी सांस ले सके, एक उज्जवल भविष्य आगे उनका हो सके और हम पर गर्व करें। न केवल भारत के लिए, न केवल अपने विशेष क्षेत्र के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए पौधे लगाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। और एक परंपरा शुरू करें, बर्थडे में दें या किसी भी ओकेशन पर, शादी समारोह में अगर हो सके तो दें, और अपनी सेल्फी लेकर या फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। तो मेरा आपसे मात्र एक निवेदन है और मैं समझता हूं आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और बहुत सारे लोग करते भी होंगे, बहुत सारे लोग ये काम जो है करते भी होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।